Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is न्याय विकास पोर्टल. जानेंगे हम न्याय विकास पोर्टल के बारे में. PIB के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. The न्याय विकास पोर्टल has been established to monitor the implementation of centrally sponsored scheme न्याय विकास. जो न्याय विकास पोर्टल है उसको स्टैब्लिश किया गया है ताकि मॉनिटर किया जा सके जो इम्प्लीमेंटेशन है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का न्याय विकास का. फीचर्स क्या है इसका? द पोर्टल ऑफर स्टेक होल्डर सीमलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल. ये जो पोर्टल है ये ऑफर करेगा स्टेक होल्डर को कि वो सीमलेस एक्सेस कर पाए जो इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड होगा फंडिंग से, डॉक्यूमेंटेशन से, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अप्रूवल से. न्याय विकास स्कीम. Department of Justice under Ministry of Law and Justice has been implementing the centrally sponsored scheme for the development of infrastructure facility for the district and subordinate judiciary since 1993-94. Under this scheme, central assistance is provided to the state government or UT administrator for the construction of court hall, residential unit for judicial officer, judges of district and subordinate court. जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है वो इम्प्लीमेंट कर रही है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के लिए 1993-94 से. इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि कंस्ट्रक्ट किया जा सके कोर्ट हॉल, रेसिडेंशियल यूनिट को, जुडिशियली ऑफिसर और जो जजेस है डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के उनके लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON. तो हम जानेंगे केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के बारे में. केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट फेज. जो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है ये कंप्लीट कर रहा है इसके पहले फेज को. केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द केरला गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्शन टू 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली एंड कनेक्ट 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन केरला. जो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है ये एक प्रोजेक्ट है जिसको इनिशिएट किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री इंटरनेट कनेक्शन को 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए और कनेक्ट किया जा सके जो 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है केरला के उनको. ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर यूनिवर्सल इंटरनेट एक्शन. कि कम किया जाए जो डिजिटल डिवाइस है और इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस हो. इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम इसकी बात करें तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज बीइंग सेट अप बाय द केरला गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. तो जो KFON है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इसको सेटअप किया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा मिल के केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ. प्लान की अगर हम बात करें तो each household will receive 1.5 GB of data per day at 15 Mbps speed. हर एक हाउसहोल्ड जो होगा उसको मिलेगा 1.5 GB डाटा प्रत्येक दिन 15 MB स्पीड के साथ. मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें while the internet connection for below poverty line family and government institution are provided for free, the rest of the network will be monetized by leasing out a portion of the network for commercial purpose. जो इंटरनेट कनेक्शन होगा BPL फैमिली के लिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए ये तो फ्री होगा लेकिन जो रेस्ट नेटवर्क होगा उसको मोनेटाइज किया जाएगा लीज आउट करके जो पोर्शन होगा नेटवर्क का कमर्शियल पर्पज के माध्यम से. कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? एलिगेशन है करप्शन का और मिसमैनेजमेंट का जिसमें कि इन्फ्लेटेड टेंडर अमाउंट और प्रोजेक्ट डिले भी है. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सॉरी. केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है इसका पोटेंशियल है कि वो ला सकता है पॉजिटिव चेंजेस एक्सेस को लेके, कम कर सकता है जो डिजिटल डिवाइस है, ट्रांसफॉर्म ला सकता है केरला को गीगाबाइट इकोनॉमी की ओर और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है ग्रास रूट लेवल में केरला के लिए. केरला माइलस्टोन. जो केरला का माइलस्टोन इसको हम समझते हैं केरला जो है उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला फुल्ली ई गॉन स्टेट के तौर पे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्टेट को डिक्लेयर किया गया है तो केरला को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ई ऑफिस सिस्टम को और डिजिटल लिटरेसी कैंपेन को. 2019 में केरला ने अनाउंस किया था कि जो इंटरनेट कनेक्शन होगा वो बेसिक राइट होगा स्टेट में और वो पहला स्टेट बन गया था कंट्री में जिसने ऐसा किया था. यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इन 2016 यूनाइटेड नेशन पास द रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग इंटरनेट एक्सेस एज अ बेसिक ह्यूमन राइट. और 2016 में यूनाइटेड नेशन ने पास किया था एक रेजोल्यूशन को जिसके माध्यम से वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो इंटरनेट एक्सेस है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. इसके बारे में हम जानेंगे. United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugee (UNRWA) is facing a severe financial crisis and is on the verge of collapse.
जो आपका यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है पैलेस्टाइन रेफ्यूजी के लिए, उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का और वो कोलैप्स होने के कगार पे आ चुका है। क्या रीजन है अंडर फंडिंग के पीछे का? Chronic underfunding over the past decade had left UNRWA with a $75 million shortfall, jeopardizing its essential program in the Middle East. It has faced chronic underfunding due to lack of sustained financial support from the international community. जो क्रॉनिक अंडर फंडिंग हुआ है पांच डिकेड में, इसने यूएनडब्ल्यूआरए को $75 मिलियन का शॉर्टफॉल पिला दिया है। ये जियोपैटाइज कर रहा है जो इसके इसेंशियल प्रोग्राम है मिडिल ईस्ट में। इसके कारण सामना करना पड़ रहा है क्रॉनिक अंडर फंडिंग का, क्योंकि जो कमी हुआ है सस्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट का इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, इस कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यूएनआरडब्ल्यूए established in 1949, headquartered in Amman, Jordan and Gaza Palestine Authority, UNRWA provide aid and services to nearly 6 million Palestinians in the West Bank, Gaza Strip, Syria, Lebanon and Jordan. The agency relies heavily on voluntary contribution. The agency plays a vital role in providing education and hope for the future to hundreds of thousands of Palestinian refugee children. जो आपका यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमान, जॉर्डन एंड गाजा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास है। यूएनआरडब्ल्यूए जो है ये प्रोवाइड करता है एड और सर्विसेज को नियरली 6 मिलियन पैलेस्टीनियन जो है वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के लिए। ये जो एजेंसी ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ये जो एजेंसी ये प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल को प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन को और होप को फ्यूचर के लिए, जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी चिल्ड्रन है, लेकिन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होने के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट बैन 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग को, तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। Government has banned 14 fixed dose combination drugs, citing there is no therapeutic justification for this medicine and they may not involve risk to people. गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को, साइट किया है कि कोई भी इसका थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है और ये जो मेडिसिन है ये इन्वॉल्व कर सकता है रिस्क पीपल के लिए। Decision was taken on the basis of recommendation of an expert committee and the drug technical advisory board. ये जो डिसीजन है इसको लिया गया है रिकमेंडेशन के बाद एक्सपर्ट कमिटी और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। Prohibit the manufacture, sale or distribution of the fixed dose combination was done under section 26A of the Drug and Cosmetic Act of 1940. जो प्रोहिबिट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग का, ये किया जाता है सेक्शन 26A के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 का, उसके माध्यम से। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग होता क्या है? तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC drugs are medication that contain two or more active pharmaceutical ingredient in a single formulation to enhance therapeutic outcome or simply treatment regime. जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग होता है यह मेडिकेशन होता है जो कि कंटेन करता है दो या दो से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक सिंगल फॉर्मुलेशन पे, ताकि इनहेंस किया जा सके उसके थेरेप्यूटिक आउटकम को या सिंप्लीफाई किया जा सके जो ट्रीटमेंट का रिजाइम है उसको। जैसे कि एग्जांपल होगी आपको ऑगमेंटिन जो कि कंटेन करता है एमोक्सिलिन एंटीबैक्टीरियल ड्रग को और क्लेवेनिक एसिड को जो कि इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन को एमोक्सिलिन के लिए। In 2016, the government announced the ban on manufacture, sale and distribution of 344 drug combination after an expert panel set up at the behest of the Supreme Court had stated that they were being sold to patients without scientific data and the order was challenged by the manufacturer in court. 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बैन मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके 344 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर, जब एक्सपर्ट पैनल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है सोल्ड किया जा रहा पेशेंट को बिना कोई साइंटिफिक डाटा के। करेंटली बैन 14 FDC आर पार्ट ऑफ दोज 344 ड्रग कॉम्बिनेशन, और जो करेंटली बैन किया गया है 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग को, ये पार्ट है आपका जो 344 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन था उसी का। जो कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसको कि बैन किया गया है इसमें निमुसलाइड, पैरासीटामोल, डिस्पर्सिबल टेबलेट, क्लोरोफिनाइन मेलेन, कोडिन सिरप, फोल्कोडाइन, प्रोमेथेजाइन, एमोक्सिलिन, ब्रोमैक्सिन और ब्रोमैक्सिन डेक्सोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल, पैरासीटामोल विथ प्रोक्सिमाइन, फेनाइलप्रेडाइन, क्लोरोप्रेमाइन, ग्वेस्पनाइन, सेल्बुटामोल और ब्रोमैक्साइन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेटकॉक। तो हम जानेंगे पेटकॉक के बारे में। गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है जो इंपोर्ट है नीडल पेटकॉक का, ताकि जो ग्रेफाइट एनोड मटेरियल है लिथियम आयन बैटरी के लिए उसमें मदद मिल सके एक फीड स्टॉक के तौर पे, और किसी अदर पर्पज के लिए इसका उपयोग को नहीं अलाउ किया गया है।
इंपोर्ट ऑफ पेटकोक और फ्यूल पर्पज इज कम्प्लीटली बैंड। जो इंपोर्ट है पेटकोक का फ्यूल पर्पज के लिए, इसको पूरी तरीके से बैंड किया गया है। However, sulfur content in the NPC should be less than 0.8%, which would be monitored by State Pollution Control Board. लेकिन जो सल्फर कंटेंट होगा एनपीसी पे वो लेस होने चाहिए 0.8% है, जिसको कि मॉनिटर किया जाएगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। हम पेट कोक के बारे में भी जान ले। पेट कोक, जिसको कि हम पेट्रोलियम कोक भी कहते हैं, इज अ कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डिराइव फ्रॉम द फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस, अ थर्मो बेस्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस दैट स्प्लिट लॉन्ग 10 हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम इनटू शॉर्टर चेन। As the world largest consumer of petcoke, India import over half its annual petcoke consumption mainly from USA. जो पेटकोक या पेट्रोलियम कोक है, ये कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जिसको डिराइव किया जाता है फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस के माध्यम से, जो कि एक थर्मो बेस्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो स्प्लिट कर देता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम को शॉर्टर चेन पे। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेटकोक का, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, इसके आधा जो उसका एनुअल इनटेक है पेट्रोलियम कंजम्पशन का यूएसए से। नीडल पेटकोक के बारे में हम जान ले। नीडल पेटकोक जो है वो डिफर करता है रेगुलर पेट्रोलियम कोक से इसके यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण। इसको नीडल कोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है इसका इस कारण, जो कि बनता है रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको कुछ एडवांटेज देता है ताकि इसको सुटेबल बनाया जा सके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। एक जो मेन यूज है नीडल पेटकोक का वो प्रोडक्शन में है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का, जिसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील मेकिंग के लिए। जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है एनपीसी का, ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो कि इसको आइडियल बनाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई क्वालिटी इलेक्ट्रोड के लिए। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट मेल्टिंग के लिए और रिफाइनिंग के लिए स्टील के। Needle petcoke is also used in other applications that require high performance carbon material such as in the production of lithium ion battery, aerospace component and certain carbon product used in the chemical industry. और जो नीडल पेटकोक है इसका उपयोग होता है दूसरे एप्लीकेशन में भी जिसके लिए आवश्यकता होती है हाई परफॉर्मेंस कार्बन मटेरियल का, जैसे कि प्रोडक्शन लिथियम आयन बैटरी का हो गया, एरोस्पेस कंपोनेंट हो गया या कुछ कार्बन प्रोडक्ट हो गया जिसका उपयोग होता है केमिकल इंडस्ट्री पे। जो हार्मफुल इफेक्ट है पेटकोक का जो कंबशन है इससे इमिट होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस का, एयर पोल्यूटेंट का, जो कि इंक्लूड करता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर को। पेटकोक में हाई कार्बन कंटेंट है और लो एनर्जी वैल्यू है अगर हम कंपेयर करें दूसरे फॉसिल फ्यूल से, तो इस कारण इसको आपने देखा बैन भी किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NHAI सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो NHAI का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, इसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है पहला सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। ये दर्शा रहा है इनके कमिटमेंट को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेके। NHAI का जो इनिशिएटिव है सस्टेनेबिलिटी के लिए, ये इंक्लूड करता है उपयोग को रिसाइकल मटेरियल का हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, इंक्लूड करता है फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट को, क्रिएट किया जा रहा है ओवर 100 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वाइल्ड लाइफ को और रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, किया जा रहा है एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव को, प्लांट किया जा रहा है मिलियंस ऑफ सैपलिंग को ताकि ऑफसेट किया जा सके व्हीकल के एमिशन को, इंक्रीज किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को वुमेन का और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है ये फॉलो कर रहा है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव गाइडलाइंस को और ये जो है एक्सटर्नली एश्योर कर रहा है थर्ड पार्टी को। NHAI सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मकसद है अट्रैक्ट करना ग्रीन फाइनेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए और इंश्योर करना कि सोशली और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट तैयार हो। NHAI के बारे में हम जान ले। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1988 पे न्यू दिल्ली पे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा किया जाता है। इसको सेटअप किया गया था सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ताकि डेवलप, मेंटेन और मैनेज किया जा सके नेशनल हाईवे को, जो कि इंटरेस्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। GRI इनिशिएटिव के बारे में हम जान ले। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जो है ये इंटरनेशनल US बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनेबल करता है सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रिपोर्ट करे अपने इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस को। GRI प्रोड्यूस करता है फ्री सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को। नेक्स्ट टॉपिक है झेलम रिवर। जानेंगे हम झेलम रिवर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के एक जो हाल ही में स्टडी किया गया है रिसर्चर के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के द्वारा, इसमें पाया गया है कि अलार्मिंग लेवल पे जो माइक्रो प्लास्टिक है झेलम रिवर में कश्मीर पे ये पाए गए हैं। मेनली ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं अनसाइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल को। माइक्रो प्लास्टिक जिसका मेजर लेस देन 5 मिलीमीटर होता है, पार्टिकुलरली ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि इसको इंजेस्ट कर लिया जाता है रिवराइन फौना और मैराइन स्पेसीज के द्वारा, जिसके कारण बायो एक्युमुलेशन होता है। झेलम रिवर के बारे में भी हम जान ले।
ये जो रिवर है ओरिजिनेट करता है स्प्रिंग से वेरिनाग पे। ये इनिशियली फ्लो करता है नॉर्थवर्ड की ओर, वुलर लेक की ओर, उसके बाद बदलता है अपने कोर्स को साउथ की ओर। मुजफ्फराबाद में रिवर जो है शार्प हेयर पॉइंट बेंड करता है साउथवर्ड की ओर। ये सर्व करता है जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो डिस्टेंस है 170 किलोमीटर का, उसको ये सर्व करता है और इमर्ज करता है पोटवार प्लेटू के पास नियर मीरपुर में। फाइनली रिवर जो है वो ज्वाइंट करता है चेनाब रिवर को रिमूव पे। तो कहाँ पे ज्वाइंट करता है ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो इसका लोकेशन है आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, झेलम रिवर का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।